हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक शुरू करते हैं नरेशन का। ध्यान से देखना। तो नरेशन का जो मीनिंग है वो क्या होता है। नरेशन बना है आपका नरेट वर्ड से, और नरेट करने का क्या मतलब होता है, किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में बताना, या फिर किसी चीज़ का वर्णन करना। दोनों एक ही मतलब है। जब आप किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को किसी और के आगे बताते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। दो नाम होते हैं इसके, दो क्या तीन नाम होते हैं आपकी नरेशन के। एक बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच, और एक कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होकर के बातें करते हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, तो जो हमारे आमने सामने की जो अपनी कन्वर्सेशन है, इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और वहीं अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है जब कोई दो व्यक्ति आपस में बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बातचीत ना करके किसी और व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं, किसी और की कही गई बात को बता रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है आमने सामने, जब हम एक दूसरे की बातें करते हैं। ठीक है भाई। और इनडायरेक्ट क्या हो गया, जब हम बात तो कर रहे हैं लेकिन किसी और व्यक्ति की कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन के अंदर क्या करना होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट के अंदर। ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चर तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर गिवन है आपका वो चेंज हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो मीनिंग डायरेक्ट स्पीच में है, वही मीनिंग कहाँ होना चाहिए आपका, इनडायरेक्ट के अंदर। ठीक है। तो आइए कुछ इस डायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। जब हमें डायरेक्ट स्पीच का पता चलेगा तभी हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो डायरेक्ट स्पीच क्या बताया अभी अभी आपको, कि जब कोई व्यक्ति आपस में एक दूसरे की ही बातचीत को कर रहे हैं, वो अपना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इस डायरेक्ट स्पीच को जर्नली कैसे लिखा जाता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपको सेंटेंस कैसे गिवन मिलेंगी वो आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, राहुल said to me, I am busy now। इस प्रकार की जो सेंटेंस होती हैं जो डायरेक्ट स्पीच में आती हैं, वो आपको इस प्रकार से दिखाई देंगी कि एक जो बातचीत कही गई है वो आपको इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिखाई देगी। तो इनको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया है आपका, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको आप किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसको चेंज करने से पहले यहाँ आपको कुछ बातें जान लेनी बेहद ज़रूरी है। तो आइए आपको बताते हैं। ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है, जो मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है यहाँ पर, राहुल सैड टू मी, और एक पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आई एम बिजी नाउ। यानी एक हिस्सा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर बंद है। यानी जो राहुल ने जो भी बात बताई है वो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर दी गई है। उसने क्या कहा, मैं बिजी हूँ इस समय पर। तो जो बात कही जाती है, जो बात बताई जाती है, उसको आप इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखते हैं, और उसको क्या कहा जाता है,
रिपोर्टेड स्पीच। जो हिस्सा आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिखाई देता है, जो बात कही गई होती है, जो बात बोली गई होती है, उसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और जो हिस्सा आपका इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है, इस हिस्से को क्या कहा जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको दो पार्ट मिले हैं, एक पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का और एक है रिपोर्टेड स्पीच का। जिन बच्चों को ये दो ही बातें क्लियर नहीं होंगी, उनको नरेशन 7 जन्म में भी नहीं आएंगी। इन दोनों बातों का पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या चीज़ होती है। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि स्पीकर ने जो भी बात बोली है, जिस बात को भी उसने कहा है, उस बात को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। जैसे एग्जांपल अगर हम पढ़े, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा, आई एम बिजी नाउ, कि अब मैं बिजी हूँ। तो राहुल ने जो बात कही वो क्या कही है? कि वो बिजी है। तो ये जो कही गई बात है, इसको ही हम क्या बोलते हैं भाई? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? और इससे जो पहले वाला जो पार्ट बच गया, उसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ये जो कोमाज है, एक ये कोमा है, और ये जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको क्या बोलते हैं आप? इन्वर्टेड कोमाज। क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड कोमाज। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो कही गई बात है, उसको इन्वर्टेड कोमाज के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक बात कि डायरेक्ट स्पीच में दो ही बातें याद रखने की हैं। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब इन्हीं दोनों बातों के ऊपर आपकी पूरी नरेशन जो है चेंज होंगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है। तो दो पार्ट आपको दिए गए हैं, वन बाय वन दोनों में देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में आप क्या चेंज कर सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या चेंज करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट रूल की रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, उसके अंदर आप क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हो भाई। तो चलिए बताते हैं आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज किए जा सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके से आया हुआ है, तेज है, सैड है, ठीक है, और इनके बाद कोई लिसनर कह सकते हैं आप, या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं भाई। दोनों में से जो बात आपको सही लगे वो आप कह सकते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका लिसनर या ऑब्जेक्ट, लिसनर मतलब कि जो भी बात बताई गई है वो जो सुनने वाला है वो उसका क्या कहलाएगा? लिसनर कहलाएगा। तो लिसनर नहीं दे रखा है और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, तो आप जो हैं इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। जैसा आप लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख लेंगे। ठीक है, अगर ये लिसनर और ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए से के बाद, या फिर सेज के बाद, या फिर सैड के बाद आपको लिसनर या फिर ऑब्जेक्ट नजर आता है, लिसनर या फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको नजर आता है, तो फिर आप इसको चेंज करेंगे। फिर क्या चेंज करेंगे कि आप से वाले पोर्शन को बदलेंगे टेल में, तेज को बदल देंगे टेल्स में, और सैड हो जाएगा आपका
टोल्ड में। ठीक है, कब? जब आपका लिसनर या ऑब्जेक्ट दे रखा हो। लिसनर या ऑब्जेक्ट देने के लिए क्या लिखेगा भाई? इसके बाद आई से टू हिम, या ही सेज टू मी, ठीक है, या सी सेड टू हर। इसके बाद आपको टू प्रीपोजिशन और इसके साथ आपको दिखाई देगा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या फिर लिसनर। ठीक है, क्लियर है कि से, सेज या सैड के बाद टू लगा करके आपको कोई लिसनर या ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो सी टू जो है आपका कन्वर्ट होके चला जाएगा टेल में, सेज टू चला जाएगा कन्वर्ट होके टेल्स में, और सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा आपका टोल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये जो चेंज पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में, ये चेंज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं भाई अफर्मेटिव सेंटेंस का। कौन सी सेंटेंस का है ये? अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस का है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव में क्या चेंज करना है, ऑप्टेटिव में क्या करना है, इंपेरेटिव में क्या करना है, या फिर एक्सक्लामेटरी में क्या चेंज करना है। तो सबसे पहले जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का ये चेंज हम पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अंदर आप चेंज करेंगे। अफर्मेटिव कह लीजिए, सिंपल कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको एक ही चेंज करना है। अगर से, सेज और सैड के बाद ऑब्जेक्ट या लिसनर नहीं है तो आप कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, इनको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन से, सेज और सैड के बाद अगर लिसनर या ऑब्जेक्ट है, टू लिखा हुआ मिलता है आपको से या सेज सैड के बाद, उसके बाद ही आपका लिसनर या जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देगा, तो आप उनको चेंज कर देंगे। इसमें कर देंगे भाई से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सैड टू को टोल्ड में। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स आपके सामने अभी लिखता हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल है he says to me। फिलहाल हम इतना ही चेंज कर रहे हैं, आगे के सेंटेंस की हमें ज़रूरत नहीं है। he said की भी हमें ज़रूरत नहीं है। मोहन सेज राम सेड टू हर। एक सेंटेंस और लिख देते हैं आपके लिए। आई सी कोमा इन्वर्टेड कोमा, आगे का सेंटेंस जो है आपका कोई भी हो सकता। तो आइए देखते हैं कि आपको क्या चेंजमेंट करना था। तो रिपोर्टिंग वर्ब ही दे रखी है सभी सेंटेंसेस के अंदर, तो देखिए, तो सी को तो वैसे ही चेंज नहीं करना। अब आपको देखना है कि सेज के बाद लिसनर आपको नजर आ रहा है, देखना एक बार, सेज के बाद टू प्लस लिसनर है या ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है भाई। सी ने किसको कहा? मी को कहा, मुझे कहा, तो सुनने वाला मैं हुआ। तो सुनने वाला है उसको ही क्या कहेंगे आप? लिसनर कहेंगे। या फिर सेंटेंस का क्या हो जाता है ये? ऑब्जेक्ट, दोनों बातें एक ही हैं। तो जब इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ये सेज टू किस में कन्वर्ट होगा भाई? सेज टू टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अगला देखिए ही। अब देखिए भाई, सैड के बाद कोई लिसनर या ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो आप इसको कुछ नहीं कहेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, मोहन सेज, क्या कोई लिसनर या ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो एज इट इज आप लिख देंगे। ठीक है, इससे अगला देखिए, राम सैड टू हर। अब ये सैड आया, इसके बाद क्या लिसनर या कोई ऑब्जेक्ट है? भाई राम ने किसको कहा? उसको कहा। तो ये सेंटेंस की कौन हो गई?
लिसनर या फिर ऑब्जेक्ट हो गई। तो अब आपको सेड टू को चेंज करना पड़ेगा। तो सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में, और हर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में है आई, और से के बाद देखिए कोई लिसनर या ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो एज इट इज लिख देंगे आप, सेम लिख देंगे भाई। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर से, सेज या सेड के बाद लिसनर या ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इनको चेंज नहीं करेंगे। अगर लिसनर या फिर ऑब्जेक्ट है तो आप इनको टेल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। सेज टू हो जाएगा टेल्स में, से टू टेल में, और सेड टू टोल्ड में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल जो है वो ये कहता है कि जो कोमा और ये जो इन्वर्टेड कोमा आप डायरेक्ट स्पीच में यूज कर रहे हैं, इनको आप इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं कर सकते। तो इनको रिप्लेस करने के लिए आपको क्या लगाना होता है भाई? दैट का जो है आप सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस में किसका यूज किया जाएगा भाई? दैट का जो है यूज किया जाएगा। ठीक है। तो आइए इन्हीं एग्जांपल्स में हम इन कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस करें। तो यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा हमें आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मी के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? बस दैट हो जाएगा। यहाँ भी कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करने के लिए आप दैट लगा देंगे। इसमें भी हर के बाद आप दैट लगा देंगे, और इस से के बाद भी आप जो है दैट का यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ये था आपका रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज। ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। सिंपल सेंटेंसेज में कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आप क्या चेंज कर सकते हैं? ये था रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजमेंट। रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज किया जा सकता है? तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सबसे पहला जो चेंज है वो चेंज है भाई पर्सनल प्रोनाउन। आपने पढ़े होंगे भाई, आपने प्रोनाउन का एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है भाई, प्रोनाउन का आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, और उस प्रोनाउन के चैप्टर में पहली काइंड कौन सी होती है भाई? पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए पहले आपको बता देते हैं कि ये प्रोनाउन क्या होते हैं, और प्रोनाउन से पहले आपको ये बता देते हैं कि नाउन क्या होते हैं, क्योंकि नाउन के बगैर आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आ सकता। तो सिंपली वे में अगर हम देखें कि नाउन क्या है, सिंपलेस्ट आप इसको डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ अ नाउन, तो आप इसको क्या कह सकते हैं भाई? सबसे छोटा से छोटा जो नाम देंगे इसको आप कहेंगे नेमिंग वर्ड। ठीक है भाई। हालांकि ये जो डेफिनेशन है इसकी कंप्लीट नहीं है, कहीं आप हर जगह इसको ही लिख के बैठ जाएं कि हमें ये पढ़ाया गया है कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। ये हमें इस चैप्टर में जितनी इस नाउन की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही डिस्कशन है। तो सबसे ईजीएस्ट की हमें ज़रूरत है, इसको हम कर सकते हैं, इसी की हमें ज़रूरत है। फिलहाल हम नाउन के चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं। तो नाउन का मतलब वन नेमिंग वर्ड, यानी जिस दुनिया जहान में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। बिना नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो उसका नाम भी ज़रूर है। अगर कोई चीज़ है तो उसका नाम ज़रूर है, क्योंकि आप तभी तो बता पाएंगे ना आप बात किसकी कर रहे हो। बिना नाम के तो आप किसी चीज़ को बता ही नहीं सकते। तो ठीक है भाई, किसी का भी नाम हो सकता है भाई, किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है, श्याम है, ठीक है भाई, मोहन है, सोहन है। ठीक है, ये पर्सन्स के नेम हो जाते हैं भाई। कोई भी प्लेस का नाम हो सकता है भाई, अपने जो है स्टेट का नाम है, कंट्री का नाम है। ठीक है।
और कोई भी थिंग का नेम हो सकता है भाई, पेन है, पेंसिल है, मार्कर है, एक्सेट्रा। हर चीज का नेम है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम ना हो भाई। ठीक है, तो हर चीज का नाम है और उसी नाम को आप क्या कहते हो भाई, नाउन आप कहते हो। ठीक है भाई, नाउन क्लियर है। अब नाउन से जो अगली टाइप बनती है वो क्या बनती है भाई, सॉरी टाइप कह रहा हूँ मैं, अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या बनेगा भाई, प्रोनाउन आपका बनता है। नाउन से अगला जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप प्रोनाउन को पढ़ते हैं। अब ये प्रोनाउन क्या होता है भाई, प्रो प्लस नाउन, यानी आपके नाउन का प्रो वाला वर्जन हो गया। तो प्रोनाउन क्या होता है भाई, ये एक ऐसा वर्ड होता है, ये यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ये प्रोनाउन कौन सा वर्ड होता है, यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। किसी भी नाउन की जगह पर ये वर्ड यूज होते हैं भाई। प्रोनाउन हमेशा किसकी जगह पर यूज होंगे, नाउन की जगह पर यूज होंगे। तो भाई नाउन की जगह पर यूज होने वाला वर्ड आपका क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो फिर अगली बात ये आई कि जब हमारे पास नाउन है तो हम प्रोनाउन को क्यों लिखें। ये अगर नाउन की जगह पर ही हमें लिखना है तो नाउन ही क्यों नहीं लिख देते, प्रोनाउन की क्या ज़रूरत पड़ी। कोई ना कोई तो लॉजिक काम करता होगा इस चीज़ के पीछे कि प्रोनाउन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, ज़रूरत इसलिए पड़ी टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। भाई सेंटेंस में किसी भी नाउन की आप रिपीटिशन नहीं कर सकते, किसी भी नाउन को आप दूसरी बार नहीं लिख सकते। एक ही नाउन को बार बार अगर आप लिख रहे हैं तो इससे आपकी जो लैंग्वेज है उसकी ब्यूटी जो है वो ख़राब होती है। लैंग्वेज जो है आपकी प्रॉपर नहीं रहती। इसके लिए आपको जो है नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है ताकि नाउन रिपीट ना हो। ठीक है भाई, और अब नाउन आप समझ गए हैं, प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। अब एग्जांपल्स से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। मान लीजिए मैं कोई भी एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा राहुल इज ए गुड टीचर। दूसरा मैंने लिखा ही टीचेज मैथ्स। कि भैया राहुल एक अच्छा टीचर है और ही टीचेज मैथ्स, वो मैथ्स पढ़ाते हैं भाई। ठीक है, तो आप पहला अगर आप सेंटेंस देख रहे हैं, इसको अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि राहुल जो है, राहुल जो है क्या है, किसी पर्सन का नाम है भाई। किसका नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, वो नाम है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, ये नाउन हो जाएगा भाई। ठीक है, ही टीचेज मैथ्स, वह मैथ्स पढ़ाता है। अब ये ही टीचेज मैथ्स की वह मैथ्स पढ़ाता है, ये ही है कौन, ये ही कौन है, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, की जो बातचीत कर रहे हैं हम वो तो राहुल की ही है। वो बातचीत जो है वो किसकी है, राहुल की है। लेकिन राहुल हमने लिखा नहीं, इसकी जगह हमने किसी और वर्ड का यूज कर लिया। तो राहुल की जगह यानी नाउन की जगह जिस वर्ड का आपने यूज किया है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोनाउन कहलाएगा। नाउन की जगह जिस वर्ड का आप यूज कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। नाउन की जगह जो वर्ड आएगा वो क्या क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। तो भाई इसी प्रोनाउन की कैटेगरी में पहली जो काइंड आती है
जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या है अपना पर्सनल प्रोनाउन। क्या है भाई? पर्सनल प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? नाम में ही छिपा है। जो प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए आए, जो प्रोनाउन किसी पर्सन के नेम की जगह आए, कोई भी पर्सन है उसके नेम की जगह, उसके नाम की जगह जो प्रोनाउन आएगा वो क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं भाई? आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है और दे। इनका यूज जो है आप करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की जगह पर। पर्सनल कोई भी पर्सन का नाम था, नाउन था ऐसा जो कोई पर्सन का नाम था, उसकी जगह जो प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो वो पर्सनल प्रोनाउन है। और इन पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी है हमारे पास? 7 है। कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे का जो है आप यूज करते हैं। तो इन्हीं को आप क्या कहेंगे भाई? पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जब भी आपने पढ़े होंगे तो आपने एक टेबल पढ़ी होगी वहाँ पर। वो टेबल जो है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि वो जो टेबल आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है। तो ये टेबल आपने पढ़ी होगी जिसके अंदर आप पढ़ते हैं 3 केसेस के बारे में, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जो वर्ड सब्जेक्ट की जगह यूज होंगे वो सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, जो वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होने चाहिए। और तीसरा बचता है आपका पजेसिव केस। ये जो पजेसिव केस है ये पजेशन बताने के लिए जो है यूज में आता है। पजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग बताने के लिए, संबंध बताने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो सब्जेक्टिव केसेस मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं, और ये रहे आपके पजेसिव केस। लेकिन पजेसिव केस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 तरह के पजेसिव केस हैं भाई। जैसे माई और माइन दोनों पजेसिव हैं, अवर अवर्स दोनों पजेसिव हैं, यूअर यूअर्स हैं, हिज है, हर और हर्स हैं, देयर देयर्स हैं। तो ये दोनों ही पजेसिव हैं। तो इन दोनों पजेसिव के अंदर जो है डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बड़ा इजी सा है कि ये जो इधर वाले लिखे गए हैं आपके ब्लू मार्कर से, इनके बाद जो है नाउन का आना जो है वो कंपलसरी होता है। तो ये जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, ये क्या बन जाते हैं भाई? पजेसिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जब हम एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में बताएंगे, ठीक है भाई। और ये जो इधर वाले हैं आपके ग्रीन मार्कर से, इनको कहते हैं भाई पजेसिव प्रोनाउन। ये आपके प्रोनाउन होते हैं इधर वाले, और ये जो हैं क्या होते हैं? आपके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनके बाद नाउन का आना कंपलसरी है, विदाउट नाउन ये यूज ही नहीं हो सकते। और ये जो पजेसिव प्रोनाउन है इनके बाद किसी वर्ड को आप चाहे यूज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाउन का यूज नहीं करेंगे आप। इसके बारे में आपको जो है और ज़्यादा हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे जब हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन की बातें कर रहे होंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा और फिर चर्चा करेंगे बाद में।